स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा है, GMP 255 रुपए, और नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 29%। और इसी नंबर को देखकर आज हजारों लोग 15,000, 25,000, 2 लाख रुपए का डिसीजन लेंगे। तो एक सीधा सवाल है आपसे, ये नंबर बनाया किसने? एक्सचेंज ने नहीं बनाया, सेबी ने भी नहीं बनाया, कंपनी ने भी नहीं बनाया, और रजिस्ट्रार ने तो बिल्कुल ही बनाया नहीं। तो ये नंबर बनाया किसने, और इस नंबर के ऊपर होने से फायदा किसका होता है? दोस्तों, आज हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में समझेंगे। जीएमपी पर भरोसा मत करो, ये एडवाइस आप 100 बार सुन चुके हैं, और वो बेकार है क्योंकि उसमें रीजन नहीं है। आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये नंबर बनता कैसे है, चलता कैसे है, सेटल कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद ही भरोसा करे या ना करे, ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए राज मेहता। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो देखता हूं, उनके टैक्स रिटर्न्स बनाता हूं, और उनके परिवार के लिए सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करता हूं। हर आईपीओ सीजन में मेरे पास एक ही सवाल आता है, सर जीएमपी अच्छा है, अप्लाई कर दे? मेरा जवाब हमेशा एक काउंटर क्वेश्चन होता है, उस जीएमपी का वॉल्यूम कितना था? आज तक इस सवाल का जवाब किसी ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं। और यही पूरे वीडियो का कोर है। पहले बेसिक समझते हैं। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है, जहां आईपीओ के शेयर्स या एप्लीकेशंस लिस्टिंग से पहले खरीदे और बेचे जाते हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम वो एक्स्ट्रा रुपया है जो कोई इश्यू प्राइस के ऊपर देने को तैयार है। इश्यू प्राइस 871, जीएमपी 255, मतलब कोई 1126 में लेने को कह रहा है। ग्रे मार्केट में तीन चीजें ट्रेड होती है, और तीनों को समझना जरूरी हो। एक, जीएमपी पर शेयर प्रीमियम। दो, कोष्टक, आपकी पूरी एप्लीकेशन का दाम चाहे अलॉटमेंट मिले या ना मिले। और तीन, सब्जेक्ट टू सौदा। सौदा तभी चलता है जब अलॉटमेंट आपको मिले। ध्यान से, टेक्निकली ये तीनों एक ही चीज है, एक प्राइवेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसे शेयर पर सौदा जो अभी आपके डीमेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे ना कोई एक्सचेंज है, ना ऑर्डर बुक, ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ना मार्जिन, ना सेबी का ओवरसाइट। तो ये सौदा पूरा कैसे होता है? सिर्फ भरोसे पर। अब वो रास्ता देखते हैं जिससे ये नंबर आपके फोन तक पहुंच रहा है। रास्ता छोटा है, और यही प्रॉब्लम है। पहले कुछ शहरों में गिने चुने डीलर्स एक दूसरे को रेट कोट करते हैं। वो रेट व्हाट्सएप पर घूमता है, एक डीलर से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। फिर कुछ वेबसाइट्स उस रेट को कलेक्ट करके पब्लिश कर देती है, और फिर वो आपके आईपीओ ऐप में एक साफ सुथरे नंबर की तरह आ जाता है, 255, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अब दिलचस्प बात, इन्हीं वेबसाइट्स पर नीचे छोटे छोटे अक्षरों में खुद ही लिखा होता है कि ये डेटा अनऑफिशियल है। एनएससी, बीएससी, सेबी, रजिस्ट्रार, कंपनी, किसी ने वेरीफाई नहीं किया। यानी जो लोग नंबर पब्लिश कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि इसकी वेरिफिकेशन नहीं है, और हम उसी नंबर पर 15,000 से लेकर 2 लाख के डिसीजन लेते हैं। और सेटलमेंट कैसा होता है? लिस्टिंग वाले दिन सिर्फ डिफरेंस का लेना देना, एग्री रेट और एक्चुअल प्राइस का अंतर, कैश में, कुछ भी पहले से सिक्योर्ड नहीं। तो अगर सामने वाला मुकर गया तो आप जाएंगे कहाँ? स्कोर्स पर कंप्लेन नहीं कर सकते, एक्सचेंज आर्बिट्रेशन नहीं, और क्या कोर्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाएंगे जिसका कोई लीगल फुटिंग नहीं। दुनिया के हर असली मार्केट में प्राइस के साथ एक दूसरी चीज आती है, वॉल्यूम। और जीएमपी के साथ ये चीज कभी नहीं आती। एनएससी पर कोई भी शेयर देखिए, प्राइस भी दिखेगा, और ये भी दिखेगा कि उस प्राइस पर कितने शेयर्स एक्चुअली ट्रेड हो, क्योंकि प्राइस अकेला अधूरा हो। 100 रुपए का प्राइस जिस पर 10 लाख शेयर ट्रेड हुए, और 100 रुपए का प्राइस जिस पर सिर्फ 10 शेयर्स, ये दो बिल्कुल अलग चीजें। अब जीएमपी देखिए, इसके साथ वॉल्यूम आता है? नहीं, कभी नहीं, किसी भी वेबसाइट पर नहीं। मतलब आप जान ही नहीं सकते कि 255 का फिगर 1 लाख शेयर्स के सौदे का था, सिर्फ 100 शेयर्स का था, या सिर्फ एक कोट था जिस पर कोई ट्रेड एक्चुअली हुआ ही नहीं। असली मार्केट में कोट और ट्रेड दो अलग चीजें हैं। बीड आस्क अलग, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग। ग्रे मार्केट में ये फर्क है ही नहीं, सब कुछ एक ही नंबर में घुल जाता है। अब इंसेंटिव्स की बात, और मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ऊंचे जीएमपी से रिटेल एप्लीकेशंस बढ़ती है, ज्यादा एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन फिगर्स ऊंचे दिखते हैं, और ऊंचे सब्सक्रिप्शन से जीएमपी और ऊपर चला जाता है। ये एक लूप है।
और इस लूप में ऊंची कोट देने की कोई कॉस्ट नहीं, गलत निकलने पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आखिरी बात, कुछ वेबसाइट्स दावा करती है कि जीएमपी लिस्टिंग की डायरेक्शन बता देता है। एक कहती है 65% एक्यूरेसी, दूसरी 75, तीसरी 85। किसी की मेथोडोलॉजी एक नहीं है, कोई ऑडिटेड नहीं। और ये स्टडीज वही वेबसाइट पब्लिश करती है जो जीएमपी भी पब्लिश करती है। जब 3 लोग एक ही चीज नापे और तीनों का जवाब इतना अलग हो, तो प्रॉब्लम चीज में नहीं है, नापने के तरीके में। अब मैं जीएमपी को पूरी तरह बेकार नहीं कहता, बैलेंस जरूरी है। तो 2 कॉलम बनाते हैं, व्हाट जीएमपी कैन टेल यू एंड व्हाट इट कैन नॉट। जीएमपी एक चीज बताता है, एक छोटे अनरेगुलेटेड पूल में शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, ज्यादातर लिस्टिंग के आसपास का। और एक बात जो मुझे जेन्युइनली यूजफुल लगती है, नेगेटिव जीएमपी पॉजिटिव जीएमपी से ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ऊंची कोट देना फ्री है, उसमें कुछ नहीं लगता, लेकिन जब मार्केट कोई भी प्रीमियम देने को तैयार नहीं, तो वो एक असली मैसेज है। दूसरी तरफ जीएमपी वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं बताता, बिजनेस की क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, और ये तो बिल्कुल नहीं बताता कि 6 महीने बाद आप कहां खड़े होंगे। एक कॉन्क्रीट बात इस आखिरी पॉइंट पर, एंकर इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स मिलते हैं उनमें से आधे 30 दिन बाद अनलॉक होते हैं और बाकी आधे 90 दिन बाद। यानी लिस्टिंग के बाद सप्लाई 2 बार बढ़ने वाली है, और जीएमपी के पास इस सप्लाई की जीरो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जीएमपी लिस्टिंग वाले दिन ही खत्म हो जाता है। अब एक बात जो इस पूरी बहस को सेटल कर देती है, रेगुलेटर ने खुद माना है कि ये गैप एक प्रॉब्लम है। सेबी ने पब्लिक तौर पर एक रेगुलेटेड वेल लिस्टेड वेन्यू का आइडिया रखा है। अलॉटमेंट के बाद और लिस्टिंग से पहले जो 3 दिन का गैप है, उस गैप की ट्रेडिंग एक रेगुलेटेड जगह पर हो। सेबी की अपनी फ्रेमिंग ये है, अगर आपके पास एंटाइटलमेंट है तो उसे एक ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड मार्केट में बेचिए, ग्रे मार्केट में नहीं। इस रिकॉर्डिंग के वक्त ये वेन्यू प्रपोजल और पायलट डिस्कशन स्टेज पर है, अभी लाइव नहीं हुआ। तो अगर जीएमबी बराबर नहीं है, उसे नहीं देखना है, तो क्या देखे? 5 चीजें, और ये पांचों एक ही डॉक्यूमेंट में है। RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो फ्री में मिलता है, सेबी की वेबसाइट पर है और उसके स्पेसिफिक सेक्शंस है। एक सेक्शन का नाम है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। देखिए टोटल इशू में कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का पैसा कंपनी में जाता है, ओएफएस का पैसा बेचने वाले शेयर होल्डर को जाता है। 2, उसी सेक्शन में फ्रेश इशू के अंदर जाके कितना कर्जा चुकाने में जा रहे हैं और कितना नई कैपेसिटी बना रहे हैं। दोनों वैलिड है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। 3, बेसिस फॉर इशू प्राइस। यहाँ कंपनी को खुद बताना पड़ता है अपना पोस्ट इशू पी और लिस्टेड पीयर्स का पी। ये टेबल कंपनी बनाती है, आप सिर्फ पढ़िए। 4, 3 साल का मार्जिन ट्रेंड देखिए, रेवेन्यू ट्रेंड नहीं। रेवेन्यू तो बढ़ता रहता है, असली सवाल है पैट मार्जिन और इविटा मार्जिन किस तरफ जा रहे हैं। 5, रिस्क फैक्टर्स। पूरे मत पढ़िए, वो 100 पेज जितने होते हैं, सिर्फ पहले 10 पढ़िए, वो मटेरियलिटी के हिसाब से ऑर्डर होते हैं। बस 5 चीजें, एक डॉक्यूमेंट, 20 मिनट। और जब आप ये 5 पढ़ देते हैं तो जीएमपी का नंबर इररिलेवेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, आईपीओ एक इवेंट है, पोर्टफोलियो एक प्रोसेस है, और ज्यादातर लोगों का नुकसान इसलिए नहीं होता कि उन्होंने गलत आईपीओ चुना, बल्कि इसलिए कि उनके पास प्रोसेस था ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक बार ढंग से देखे, एसेट एलोकेशन, फंड्स का ओवरलैप, गोल मैपिंग, तो ये काम मैं carajmehta.in पर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP कैसे पढ़ा जाता है, तो कमेंट में RHP टाइप करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।